Hello everyone. Uh, Today is the topic of this lecture is from the Indian Contract Act 1872, and the topic of this video is from section 10. आज के हमारे इस लेक्चर का जो टॉपिक होने वाला है वो है कि सभी संविदाएं करार होती हैं लेकिन सभी करार संविदाएं नहीं होते हैं। ठीक। हालांकि ये क्वेश्चन आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इसको ठीक से समझना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये क्वेश्चन मैनी टाइम्स इट कैन बी आस्क्ड इन एनी मेंस एग्जामिनेशन इन ऑन ऑल स्टेट्स। ओके, तो पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी गई है। जैसे कि हम जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन 2H में जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का, उसकी धारा 2 के क्लॉज H में दी गई है, जिसमें कहा गया है कि एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोई भी ऐसा करार जो कि विधि द्वारा परिवर्तनीय होता है क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। सिमिलरली कुछ विद्वान लोग हैं जैसे कि सर फ्रेडरिक पॉलक हैं और सामंड है, इन्होंने भी अपनी डेफिनेशंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में दी है। अगर हम फ्रेडरिक पॉलक की डेफिनेशन देखते हैं, सर फ्रेडरिक पॉलक की, तो उन्होंने कहा है कि एग्रीमेंट एंड द प्रॉमिस विच आर एक्शनेबल बाय द लॉ आर द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब करार या फिर जो वचन होते हैं वो क्या होते हैं? एक करार या वचन जो कि विधि द्वारा परिवर्तनीय होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। असल में हम जब कॉन्ट्रैक्ट को ठीक शुरू से पढ़ते हैं तो उसमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना होता है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है? सबसे पहले प्रॉमिस, सबसे पहले प्रपोजल आता है, यानी कि दो पक्षकार होते हैं, एक प्रपोजल करता है दूसरे को और दूसरा उसको एक्सेप्टेंस दे देता है। जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर दिया जाता है तब वो क्या बन जाता है? तब वो प्रॉमिस बन जाता है। और जब प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन जुड़ जाता है जो एक दूसरे के कंसिडरेशन उत्पन्न कर देता है तो वो बन जाता है क्या? एग्रीमेंट। और इसी एग्रीमेंट को जब हम इन्फोर्सेबल बाय लॉ की अप्लाई कर देते हैं, कंडीशंस अप्लाई करके उसको इन्फोर्सेबल बाय लॉ बना देते हैं, तब हम कहते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे ये फ्रेडरिक पॉलक की डेफिनेशन है कि एग्रीमेंट एंड द प्रॉमिसेस व्हिच आर एक्शनेबल बाय द लॉ व्हिच आर एन्फोर्सेबल बाय द लॉ आर द कॉन्ट्रैक्ट्स। इस तरीके सामंड ने भी कहा है कि द कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्रीमेंट विच डिफाइनिंग और क्रिएटिंग द ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। मतलब जो पक्षकार हैं दो, उनके बीच में जो दायित्व उत्पन्न हो रहे हैं उनको क्रिएटिंग कर रहा है, उनको क्रिएट कर रहा है, और डिफाइन करने का काम जो करार करता है उस करार को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन हो गई। तो बेसिकली हमें क्या पता चल रहा है यहाँ से कि ये पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले तो एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट कैसे बनता है ये हमें पता है अभी। सबसे पहले तो एग्रीमेंट होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए? उस एग्रीमेंट का विधि द्वारा परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि अगर वो विधि द्वारा परिवर्तन नहीं हो पाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील नहीं हो सकता है। ठीक, अब हम देखते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की जो डेफिनेशन है वो दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज ई के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। इसमें कहा गया है कि एवरी प्रॉमिस एंड द सेट ऑफ प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। मतलब वचन, हर वचन और वचनों का संबंध, मतलब कोई भी वचन होना चाहिए और उसका कोई या फिर कोई जोड़ा हो जो कि क्या कर रहा है? एक दूसरे के पक्षकार जो है उनके लिए कंसिडरेशन उत्पन्न कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है? एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, मतलब क्या समझ में आया हमें कि प्रॉमिस ही होता है। एग्रीमेंट क्या होता है? एक प्रॉमिस होता है, क्या कर रहा है? कंसिडरेशन उत्पन्न कर रहा है एक दूसरे के लिए, तो वो माना जाएगा एग्रीमेंट। अब प्रॉमिस की डेफिनेशन भी देखनी जरूरी है क्योंकि प्रॉमिस आ रहा है कई बार। प्रॉमिस की डेफिनेशन 2B में बताई गई है। अब प्रॉमिस क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B, व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, मतलब जिस पक्षकार को प्रपोजल किया गया है, अगर वो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या माना जाएगा कि उसने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। और वो प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तब क्या बन जाता है? वो प्रॉमिस बन जाता है। ठीक, और वो प्रॉमिस क्या कहलाता है? जब उसके साथ कंसिडरेशन जुड़ जाता है, एग्रीमेंट कहला देता है, जो कि हमने 2E में पढ़ा था। तो ये प्रॉमिस की डेफिनेशन 2B में दी गई है। अब जो मेन बात आती है, जिसके ऊपर ये जो लाइन है हमारी, जो टॉपिक है आज का, वो डिपेंड है कि सभी समुदाय करार है लेकिन सभी करार समुदाय नहीं होते हैं। ये आता है यहाँ पर कि एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ ऑफ द एग्रीमेंट बाय द ऑफ द एग्रीमेंट। मतलब एग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल बाय लॉ कैसे कराया जाएगा, इसके लिए जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये बताता है, अगर हम इसकी स्टैट्यूटरी डेफिनेशन पढ़ते हैं
उसमें बताता है कि ऑल द एग्रीमेंट्स आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ इफ दे आर मेड बाय द कॉम्पिटेंट पार्टीज विद देयर फ्री कंसेंट with a lawful consideration and lawful object and not hereby expressly declared to be void। मतलब सबसे पहले धारा 10 में बताया गया है कि सारे करार संविदाएं हो सकते हैं, मतलब सारे करार एनफोर्सेबल बाय लॉ हो सकते हैं अगर वो फ्री कंसेंट के साथ किए जा रहे हैं पार्टीज। अब फ्री कंसेंट क्या होती है, इसको हम एक करिए स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। 5 पॉइंट है इसके, ठीक है। फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट का मतलब कंसेंट दोनों पार्टीज की फ्री होनी चाहिए। अब फ्री कंसेंट की जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस दिए गए हैं एक्ट के अंदर, वो धारा 13 और धारा 14 बताती है। धारा 13 में बताया गया कि कंसेंट क्या होता है। तो कंसेंट के अंदर बताया गया है कि जब दो व्यक्ति आपस में किसी सेम भाव में सेम चीज पर सहमत होते हैं तब वो क्या कहलाते हैं कि उन्होंने कंसेंट दे दी है। लेकिन बट द ओनली कंसेंट इज नॉट इनफ टू क्रिएट एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। कंसेंट कैसी होनी चाहिए, सेक्शन 10 इज ऑलरेडी क्लियरली मेंशन्ड। एग्रीमेंट जो कंसेंट है वो फ्री होना चाहिए, ठीक है। अब फ्री कंसेंट कहाँ मिलेगी हमें, धारा 14 के अंदर। 14 में बताया गया है कि कंसेंट फ्री तब मानी जाती है जबकि वो जो 15, 16, 17, 18 की जो प्रभाव है उनके अंदर नहीं आती है। मतलब फ्रॉडुलेंट, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसइंप्रेशन, ये डिटेल टॉपिक्स हैं आगे आने वाले जो हम पढ़ेंगे। तो इनमें अगर नहीं आती है तो वो फ्री कंसेंट, मतलब ये समझ लीजिए कि कंसेंट ऐसी होनी चाहिए जो बिना किसी प्रेशर और बिना किसी दबाव के दी जाए। ना तो प्रपोजल के किसी दबाव में है, जो जिस दबाव में आकर उसने प्रस्ताव कर रहा है, और ना ही एक्सेप्टर किसी दबाव में होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। दूसरा आता है बाय द कॉम्पिटेंट पार्टीज। अब पार्टीज कॉम्पिटेंट कौन है, ये देखिए, मतलब वो कौन व्यक्ति हैं जो कि सक्षम होते हैं किसी संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। और तो इसके बारे में जो प्रोविजन बताया गया है वो है सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हम इसमें जो ब्रॉडली देखा जाए, ब्रीफली मैं बताऊं आपको, तो इसमें 3 पर्सन ऐसे आते हैं जो कि सक्षम बताए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है मेजर, बंदे को मेजर होना चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्ट जो प्रपोजल दे रहा है, जो एक्सेप्टेंस दे रहा है, दोनों को मेजर होना चाहिए। उसके बाद साउंड माइंड होना चाहिए, और उसके बाद क्या होता है, नॉट डिक्लेयर्ड एज नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय द लॉ, उसको विधि द्वारा डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेजर माइनॉरिटी की बात बताती है धारा 11, मतलब नाबालिग जो है करार नहीं कर सकता, नाबालिग संविदा के लायक नहीं होता है। इसी तरीके से पागल कुछ दशाओं में है, क्योंकि आगे वाले सेक्शन में दशाएं हम पढ़ेंगे। तो लेकिन यहाँ पे बेसिकली ये समझ लीजिए 3 पर्सन ऐसे होते हैं जो कि कॉन्टेक्ट करने में सक्षम नहीं माने जाते हैं। एक तो माइनर हो गया, एक अनसाउंड माइंड हो गया, और एक डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ हो गया। ये हो गई कॉम्पिटेंट पार्टीज की बात। इसमें एक केस भी आया है, मौर्य देवी वर्सेस धर्मदास घोष, 1903 का केस है, जो कि माइनॉरिटी से नाबालिगता से रिलेटेड है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। इसके अगर प्रोविजन देखेंगे तो धारा 23 और धारा 24 जो है कंसिडरेशन लॉफुल होने की बात कर रहा है। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें सरकारी नौकरी में जो है सरकारी नौकरी दिलवाता हूं मैं आपको, और आप मुझे, बी उसको कहता है ठीक है मैं आपको, तुम मुझे सरकारी नौकरी दिलवाओ, मैं तुम्हें जो है 1 लाख रुपए पे करूंगा। यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट इसका, वो कंसिडरेशन क्या है, अनलॉफुल है। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी ऐसे पैसों से नहीं मिलती है। यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में सरकारी नौकरी दिलवाने का आप किसी से वादा करते हो तो वो अनलॉफुल चीज है, ठीक। कंसिडरेशन किस तरीके से, वो आपको 1 लाख रुपए तो दे रहा है, लेकिन आपका कंसिडरेशन कैसा है, अनलॉफुल है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये संविदा ये करार जो है वो क्या नहीं होगा, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं हो सकता, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील नहीं हो पाएगा। और ना ही आप इसको लीगली, मान लीजिए उसने आपको 1 लाख रुपए दे दिए, आपने उसकी जॉब नहीं लगवाई, तो क्या आप जाके उससे बाइंड करते हो कोर्ट में कि भाई सर जज साहब इसने हमारी जो है मैंने इसको पैसे दिए 1 लाख रुपए, इसने मेरी जॉब नहीं लगवाई यूपीएससी में, तो दोनों पकड़े जाएंगे। दूसरा आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट। ये समझ में आ गया, लॉफुल कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। उसके बाद आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। किस चीज का, करार करने का, जो करार आप कर रहे हैं उसका जो उद्देश्य है वो कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। सपोज एग्जाम्पल से समझते हैं कि ABC 3 लोग हैं, वो कहते हैं कि हम एक फ्रॉड करते हैं और उसके द्वारा जो पैसा मिलेगा 3 लाख रुपए या 4 लाख जो भी है उसको आपस में बांटते हैं, ठीक है। आपने पैसे लूटने की बात की है और पैसे आपस में बांटने की बात की है, तो क्या ये जो बांटने वाला करार है ये लीगली फोर्सेबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अनलॉफुल है। क्योंकि हम किसी दूसरे को फ्रॉड यानी दूसरे को हानि पहुंचा रहे हैं और वो अनलॉफुल चीज होती है। तो यहाँ पर भी जो है ऑब्जेक्ट इसका क्या हो रहा है, अनलॉफुल है। इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट, ये करार जो है वो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, और इसलिए इसको हम कॉन्ट्रैक्ट में, इस करार को कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील नहीं कर सकते हैं। ओके, ये हो गया लॉफुल ऑब्जेक्ट। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट, नॉट डिक्लेयर्ड एक्सप्रेसली टू बी डिक्लेयर्ड टू बी वाइड। मतलब
विधि द्वारा उसको निषिद्ध नहीं किया गया है ऐसे करार को। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो बहुत सारी धाराएं हैं, धारा 26, 27, 28, 29, 30 और धारा 56, ये बताती हैं कि जिन करारों को विधि ने प्रतिषिद्ध कर रखा है। जैसे कि सेक्शन 26 ले लेते हैं, उसमें बताया गया है कि द एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वाइड। अगर आप कोई करार करते हैं जो विधि द्वारा विरुद्ध है, जो किसी शादी यानी किसी विवाह के विरुद्ध है, तो वो क्या होगा, शून्य होगा माना जाएगा। इसी प्रकार से कोई ऐसा करार जिसे व्यापार विरुद्ध करार करें, किसी के व्यापार को रोकने के लिए आपने करार किया है, ठीक है, तो ये भी क्या माना जाएगा, विधि द्वारा निषिद्ध है और इसको आप इन्फोर्सेबल नहीं करा सकते हैं। तो ये करार शून्य एक्सप्रेसली कर दिए गए हैं विधि के अंदर, इसलिए इन करारों को भी कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील नहीं किया जा सकता है। तो ये हो गए क्या कहते हैं, धारा 10 की आवश्यक शर्तें कि एनफोर्सेबिलिटी किसी करार की तभी होनी है जबकि ये 5 कंडीशंस पूरी हो रही है। मतलब पार्टीज कॉम्पिटेंट होना चाहिए, पार्टीज की फ्री कंसेंट होनी चाहिए, उसका कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए और वो विधि द्वारा निषिद्ध नहीं होना चाहिए। सेक्शन 10 का एक और पैरा, सेकंड पैरा जो कहता है वो ये कहता है कि अदर नेसेसरी कंडीशंस के बारे में बताता है। मतलब अगर कोई अदर कंडीशंस भी हैं जो उस कॉन्ट्रैक्ट, जो उस करार के लिए मैंडेटरी हैं, तो उसको भी पूरा होना चाहिए, अन्यथा द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी एनफोर्सेबल, द एग्रीमेंट विल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। मतलब मान लीजिए हम टीपीए पढ़ेंगे तो टीपीए के अंदर सेल, मॉर्गेजेस, गुड्स, गिफ्ट्स आदि आते हैं। इनके अंदर कुछ कंडीशन बताई गई हैं कि इनका रजिस्ट्रेशन तभी होता है या इनका जो ट्रांसफर तभी हो पाएगा एग्रीमेंट का, कि जब उसके साथ विटनेसेस की कंडीशन लगाई जाती हैं या फिर रजिस्ट्रेशन की कंडीशन लगी हुई होती है। जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं होगी तब तक आप जो है वो ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। तो ये अदर कंडीशन है, इनको भी मैंडेटरी करना जरूरी होता है, अन्यथा अदरवाइज दे विल बी नॉट एनफोर्सेबल बाय द लॉ। तो बेसिकली यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि जो दो टर्म हमारे सामने आए हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट। एग्रीमेंट इज वाइडर देन द टर्म कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। दोज एग्रीमेंट लॉफुल भी हो सकता है, अनलॉफुल भी हो सकता है, मतलब एनफोर्सेबल भी हो सकता है, नॉट एनफोर्सेबल हो सकता है। लेकिन जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होंगे बाय लॉ, वही किस चीज में तब्दील हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। लेकिन जो एनफोर्सेबल नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, वो सिर्फ एग्रीमेंट तक रहेगा, उसको हम विधि द्वारा पढ़ते नहीं होते हैं, कुछ नहीं होता है करार, ठीक है। जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील नहीं करोगे तब तक आप आईसीए के अंदर नहीं आओगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट से वही एग्रीमेंट बनेगा जो कि विधि द्वारा पढ़ते होता है। तो इसीलिए ये लाइन हम कहते हैं कि ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर द एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। आई होप